मेरे प्यारे दोस्तों, विभो24 हिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विभो24 हिस्ट्री चैनल के द्वारा लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ताबड़तोड़ प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास आप सभी को दी जा रही है, जो आपके परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्नों की व्याख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिससे आप सभी को याद करने में सरलता होगी। ताबड़तोड़ प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? पहला ऑप्शन है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, दूसरा ऑप्शन है अन्य पुरुष का सर्वनाम है, तीसरा ऑप्शन है मध्यम पुरुष का सर्वनाम है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपका काम स्वयं कर लूँगा। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। यह पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य भेद हैं, जिसे हम देख लेते हैं। पहला तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है, जो दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम है, जो बात को सुनने वाला हो, श्रोता। तुम, आप, तुमसे, तुम, तुझको, तुमको, आपको, ये सभी मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में आएंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जिसके विषय में बात की जा रही हो, जैसे मैंने तुमसे कहा था कि वह अच्छा है, तो मैंने उत्तम पुरुष है, तुमसे मध्यम पुरुष है, वह अन्य पुरुष है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द अंक के विकल्पों में से कोई एक विकल्प गलत है, उसका चयन कीजिए। अध्याय, दूसरा ऑप्शन ब्रह्मा, तीसरा ऑप्शन हृदय, चौथा ऑप्शन गोद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा। हमारा अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब दूसरा ऑप्शन अव्ययीभाव समास है, तीसरा ऑप्शन कर्मधारय समास है, चौथा ऑप्शन द्वंद्व समास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। प्रधानता के आधार पर समास के भेद। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद अप्रधान होता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद अप्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद अप्रधान होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में प्रथम पद अप्रधान होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान और कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास और द्विगु समास दो आते हैं, और व्यधिकरण तत्पुरुष समास में
के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास में 6 कारक होते हैं और व्यधिकरण तत्पुरुष समास में उनके 6 भेद हैं। जैसे कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, अपादान का चिन्ह है में, संबंध का चिन्ह है का के की, अधिकरण का चिन्ह है में पर। तो ये सभी व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद थे। जिस सामासिक पद का विग्रह करने पर पदों के बीच में कोई भी कारक चिन्ह आता है तो उस समास पद को तत्पुरुष समास का उदाहरण मानते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं जिसे हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास का भेद कहते हैं, उसी को हम विस्तार से वर्णन करते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास जिसका चिन्ह को है, समास शब्द का विग्रह करने पर कारक विभक्ति या परसर्ग को आए तो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष बनता है। जैसे पतित पावन, पतित को पावन करने वाला। करण तत्पुरुष समास कारक विभक्ति से का प्रयोग होता है तथा यह जुड़ाव का बोध कराता है। जैसे रस भरा, रस से भरा। संप्रदान तत्पुरुष समास कारक विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। अपादान तत्पुरुष समास कारक विभक्ति से का प्रयोग होगा तथा यह अलगाव का बोध कराएगा। जैसे धनहीन, चिंता मुक्त, कर्म विमुख। लोकोत्तर, लोक से उत्तर। संबंध तत्पुरुष समास इसे षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसका कारक विभक्ति का, की, के का प्रयोग होता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें कारक विभक्ति में पर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुरुष सिंह, आप बीती, आप पर बीती। कर्मधारय समास भी ऑप्शन में है तो कर्मधारय समास को हम नियम के द्वारा समझते हैं। सामासिक पद में विशेषण विशेष्य का संबंध बने तो कर्मधारय समास कहा जाता है तथा विग्रह करते समय है जो शब्द जोड़ा जाता है। जैसे महाकवि, महान है जो कवि। नियम नंबर 2 में है जब कोई उपसर्ग विशेषण के रूप में कार्य करे तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे सुपुत्र, कुपुत्र। नियम नंबर 3 में है योजक चिन्ह के दोनों तरफ विशेषण शब्द आने पर कर्मधारय समास बनता है। जैसे लाल लाल, हरा हरा। नियम नंबर 4 में है जहाँ पर उपमेय और उपमान की उपस्थिति होती है या एक की तुलना किसी दूसरे से की जाती है तो वहाँ पर कर्मधारय समास बनता है। जैसे चरण कमल, मृगनयनी, प्राण प्रिय, क्रोधाग्नि। हमारा अगला प्रश्न है पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो, जो पर्वत पर उगने वाला हो। तीसरा ऑप्शन जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो। चौथा ऑप्शन जो पर्वत पर घूमने वाला हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पर्वत पर रहने वाला हो। हमारा अगला प्रश्न है, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु में, तीसरा ऑप्शन केरल में, चौथा ऑप्शन जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। यह सुगंधित मसाला होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटिवस है।
सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। उपयोग भोज्य पदार्थों में कलर देने के लिए किया जाता है। जम्मू कश्मीर के पंपोर एवं चांदोरा में सर्वाधिक केसर की खेती की जाती है। औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पौधे के वर्तिका से प्राप्त होता है। और हम किस राज्य में कौन सी फसल उत्पादित की जाती है सबसे ज़्यादा, उसके विषय में हम जान लेते हैं। लौंग तमिलनाडु में सर्वाधिक होती है। गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। संतरा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। मूंगफली, कपास गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। अंगूर नासिक में सबसे ज़्यादा होता है। दलहन, सोयाबीन, चना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। चावल, जूट, पटसन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। काफ़ी, सूरजमुखी, सुपारी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। चाय असम में सबसे ज़्यादा होता है। काजू, अदरक, काली मिर्च केरल में सबसे ज़्यादा होता है। तंबाकू, हल्दी, मक्का आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। केसर, सेब जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। रबर, इलायची, मसाला केरल में सबसे ज़्यादा होता है। ज्वार, अरहर, प्याज, अंगूर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। बाजरा, सरसों राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रगान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी अरब सागर, ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रगान की रचना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्ला भाषा में किए थे। इनकी गायन अवधि 52 सेकंड है। राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग का उल्लेख किया गया है। यह भारत की विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन कटक, दूसरा ऑप्शन पटना, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा, चौथा ऑप्शन नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कटक। चावल का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन किया जाता है। भारत में चावल की अनेक किस्में पैदा की जाती हैं। ओडिशा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान 1946 में स्थापित किया गया था। अन्य शोध संस्थान केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है।
भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोंडा में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। भारतीय खगोल संस्थान बंगलौर में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनीकर्ता धरता है? तो इसका सही जवाब होगा लेखपाल। सही जवाब होगा। पूर्व में इसे पटवारी के नाम से भी जाना जाता है। यह पद राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले में माथेराडा के पास होती है। उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। यह वाराणसी के सैदपुर के पास गंगा में मिल जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, माथेराडा, पीलीभीत के। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल और काली मिट्टी का मिश्रण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। यह अत्यंत उपजाऊ होती है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? अनिश्चित वर्षा, मैदानी भूभाग, तराई का इलाका, पठारी क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तराई का इलाका। तराई वाले भूभाग में सामान्यतः उत्तर प्रदेश की जलवायु कटिबंधीय व मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पटसन की खेती की जाती है? मथुरा और अलीगढ़ में, इलाहाबाद और फतेहपुर में, सहारनपुर और हरदोई में, देवरिया और गोरखपुर में। तो इसका सही जवाब होगा हमारा देवरिया और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन प्रतापगढ़ में है, दूसरा ऑप्शन गोरखपुर में, तीसरा ऑप्शन जौनपुर में है, चौथा ऑप्शन बागपत में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर में, जहां पर 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1024 है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? 21 जून 2015 को मनाया गया। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 21 जून। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 125 सदस्य देशों द्वारा
21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। अगला कुछ दिवस से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है 12 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, विश्व स्काउट दिवस 23 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। मुख्य थीम 2021 की वन एवं आजीविका लोगों एवं ग्रह को बनाए रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च को, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, विश्व अर्थ आवर 27 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, विश्व नर्स दिवस 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस भी इसी दिन है 29 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 16 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस इसी दिन, पुरुष दिवस भी मनाया जाता है 19 नवंबर, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है
पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन थाईलैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में प्रति हेक्टेयर केले की उपज 10 टन प्रति हेक्टेयर है। भारत में केले का प्रवर्तन अंतः भूस्तारी तने द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? ऑप्शन नंबर 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 1 माह, ऑप्शन नंबर 3 माह, ऑप्शन नंबर 4 6 माह। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह। 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप सभी का कुछ सुझाव हो तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गोलगप्पों।